अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी का। और उस लेक्चर के अंदर जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप लोग को बताया था, कुछ बेसिक्स रिवाइज की थी हम लोगों ने। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने ग्रुप की डेफिनेशन चेक की थी। हम लोगों ने देखा था कि उसके लिए प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, एबिलियन ग्रुप जो है वो कौन सा होता है। और मैंने एक दो क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस के लिए दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक था वो है डिटेल स्टडी ऑफ डायहेड्रल ग्रुप। अब हम लोग जब डायहेड्रल ग्रुप को स्टार्ट करते हैं तो डायहेड्रल ग्रुप के लिए जो मोटिवेशन हमारे पास बैकग्राउंड में मौजूद है वो है ज्योमेट्री। इस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री की बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम इक्वेशंस की फॉर्मेशन और फिर उनके सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप थ्योरी जो है उसको यूज़ करते हैं। इसी तरह जो हमारी डायहेड्रल ग्रुप है, डायहेड्रल ग्रुप की जो बेसिक मोटिवेशन है उसके पीछे ज्योमेट्री है। अब मिसाल के तौर पर इसको एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर डायहेड्रल ग्रुप की डेफिनेशन की तरफ जाएंगे कि अगर आपके पास एक फिगर है, एक प्लेन फिगर, वो कम से कम 3 साइडेड हो सकती है। 2 साइडेड फिगर अगर कोई आपको पता हो तो फिर बता दीजिएगा कि 2 साइडेड फिगर कौन सी होती है। ठीक है, तो एक क्लोज फिगर जो प्लेन के अंदर हो वो ये 3 साइडेड फिगर होती है और इसके वर्टिसेस को आप ये लेबल दे सकते हैं 1 2 3। ठीक हो क्या? अब हम चेक ये करते हैं कि मैं इस जो भी मेरे पास ट्राइंगल है, ज़्यादा आसानी के लिए मैं ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ले लेता हूँ। हमारा बेसिक पर्पस अंडरस्टैंडिंग है तो ट्राइंगल से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इक्विलेटरल से ये होगा कि ये सारी साइड्स की वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी बड़ी है छोटी है, एंगल क्या है क्या नहीं है। तो इसके एंगल्स भी बराबर हैं और इसकी साइड्स भी बराबर हैं। ठीक है। अब आप ये चीज़ नोट करो कि इस ट्राइंगल को मैं डिफरेंट तरीक़ाकार से लिख सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं क्या काम करूँ कि मैं रिप्लेसमेंट स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, किसकी? इन वर्टिसेस की। यानी मैं इस चीज़ को इस तरह से मूव करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एक बार एक साइड को टर्न करवाया तो मेरे पास रिज़ल्ट में ये एक साइड बन गई। और ये चीज़ क्या कहलाती है? ये चीज़ रोटेट कहलाना करवाती है। ठीक है, ये कहलाती है। लेकिन अब ये कंप्लीट रोटेशन नहीं है, आपने जस्ट थोड़ा सा रोटेट किया, थोड़ा सा। तो जस्ट किस तरह रोटेट किया कि 2 जो था वो 1 की जगह चला गया, 1 3 की जगह और 3 1 की जगह पर 2 की जगह पर चला गया। अब इसी तरह इसकी रोटेशन को मैं इस तरह से भी कर सकता था कि मैं मज़ीद एक बार अगर इसको मूव करवाता तो ये 2, ये 1 और ये 3 आ जाता। ठीक है, ये मज़ीद एक बार मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया। अब उसके बाद मैं इस तरह से भी कर सकता था कि मैं इसको एक बार और घुमाता। अब चेक कर रहे हो कि अब जब मैं इसको एक बार और घुमाता तो यहाँ पर 3 1 आ जाता, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये एग्जैक्टली मेरे पास यही चीज़ वापस आ जाती। तो मेरे पास असल में कितनी कितनी तरह से मैं इसको बता सकता हूँ कि यहाँ तो इस तरह 1 2 3, या इस तरह 1 2 3, या इस तरह 1 2 3, जो परम्यूटेशंस आप लोगों ने कभी पढ़ी थी। अब बेसिकली ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये चीज़ें शो करती हैं कि ये किस किस तरह से सिमेट्रिकल है। क्या आप देख रहे हो? इक्विलेटरल लेने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट था कि आप इसको एक दफ़ा घुमाएं, 2 दफ़ा घुमाएं या 3 दफ़ा घुमाएं, इसकी शेप वही रह रही है, सिर्फ वर्टिसेस क्या हो रहे हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। तो हमें 3 एलिमेंट्स मिल रहे हैं जो एक ही ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी उसकी डिफरेंट रोटेशन के बाद फॉर्मेशंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक और सिमेट्री जो हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं, वो सिमेट्री क्या है कि अगर ये मेरे पास ओरिजिनल ट्राइंगल है, ये 1 2 3, मैं इसके ऊपर ये एक वर्टेक्स इसका बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसको मूव करवा सकता हूँ किस तरह से? 1 को 2 और 2 को 3। तो ये मेरे पास क्या होगा? 1 को 2 और 2 को 1 और 3 अपनी जगह पर रहेगा। तो ये अबाउट उसके किसी सेंट्रल पोजीशन के अबाउट हम लोग क्या कर सकते हैं? ये सिमेट्री ले सकते हैं। अब ये सिमेट्री हम किसी एक के अबाउट ले सकते हैं, यानी बेशक मैंने अब यहाँ पर लिया 1 और 2 के जो सेंट्रल लाइन थी उसके अकॉर्डिंगली राइट बाई सेक्टर के।
इसी तरह हम ये 3 और 2 के राइट बाइसेक्टर के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, 1 और 3 के राइट बाइसेक्टर के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह और हम क्या क्या काम कर सकते हैं। इस तरह हम ये काम कर सकते हैं कि एक बार इसको रोटेट करवा कर फिर इसकी सिमेट्री बना लें इस तरह से, या एक बार सिमेट्री बनाकर इसको इस तरह रोटेट कर लें, या इस तरह रोटेट कर लें, या इस तरह रोटेट कर लें। यानी हमारे पास ये जो ट्रायंगल है इसकी कुछ सिमेट्रीज हैं। तो अब जो हम इस ट्रायंगल के अंदर कितने इसके साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। तो हमारे पास एक ये सेट बन गया जिसके अंदर मैं इसको अगर कोई नाम दे दूं, यानी आप इसको अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, इस चीज़ का अगर मैं कोई इसको नाम दे दूं, अल्फ़ा 1, 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, और इस तरह बाकी जो सारे इसके आपस के प्रोडक्ट्स या इनके कम्बिनेशंस हैं वो सारे बनते चले जाएं, तो उस सेंस के अंदर मेरे पास ये एक सेट बन जाता है। ठीक है, जिसमें इसकी सारी सिमेट्रीज हैं इस ट्रायंगल की। तो अब ये जो सेट है जिसमें किसी ट्रायंगल की सारी सिमेट्रीज हैं, उस सेट को अगर हम फर्दर चेक करें कंपोजिशन के लिहाज से, कंपोजिशन से क्या मुराद है, जो मैंने आपको बताया था कि जैसे आप एफ ऑफ जी की कंपोजिशन लेते हैं, अगर आपके पास एफ और जी 2 फंक्शंस होते हैं तो यहाँ भी ये एक फंक्शन है कि 1 जो है वो किस जगह पर चला गया। अगर आप इस पर नोट करें तो 1 2 उस प्लेस पर आ गया, 3 इस प्लेस पर, 2 इस प्लेस के ऊपर। तो इन्होंने आपस में प्लेसेस चेंज कर ली। तो ये एक फंक्शन के थ्रू आप कह सकते हैं कि जी मैं इस मैपिंग पे क्या लेके जा रहा हूँ, मैं 2 को 1 की जगह पर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, 3 को मैं किस जगह पर लेके जा रहा हूँ, 2 की जगह पर, और 1 किस जगह पर चला जाएगा, 3 की जगह पर चला जाएगा। तो ये एक मैप है। ठीक है, कोई एफ। इसी तरह ये जो चीज़ अगली होगी ये भी एक मैप को शो करेगी। वो मैप क्या हो रहा है यहाँ मेरे पास, अब आप नोट करें कि यहाँ 1 3 था, तो 1 किसकी जगह पर चला गया है, 2 की जगह पर, ये देख रहे हैं, और 2 किसकी जगह पर चला गया, 3 की, और 3 किसकी जगह चला गया, 1 की। तो एक ये भी मैप बन गया मेरे पास। ठीक है, इसी तरह से यहाँ आप इस मैप की बात करें तो 3 3 पर चला गया, 1 2 पर, और 2 1 पर, एक ये मैप बन रहा है। तो बेसिकली ये जो एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली सारे क्या हैं, ये इस तरह के बाइजेक्टिव मैप्स हैं जो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैप अंडर कंपोजिशन एक ग्रुप बनाता है, और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं कि ये ट्रायंगल का डायहेड्रल ग्रुप है। ठीक है, सिंबल इसका कैसे लिखा जाता है, कई बुक्स के अंदर हम इसको, चूंकि इसके 3 वर्टिसेस 3 साइड्स हैं, तो हम D3 लिखते हैं। कई बुक्स के अंदर इसको D6 के हिसाब से लिखा जाता है। ठीक है, ये 6 इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो यहाँ पर आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हो, जिस तरह से कि मैंने बताया कि 2 एलिमेंट इस तरह से, फिर 2 एलिमेंट आपके पास इस तरह से, 3 एलिमेंट्स इस तरह से, और एक आइडेंटिटी, तो टोटल 6 एलिमेंट्स आपके पास बन सकते हैं। तो आप चाहे D3 लिखें या D6 लिखें, इसका जो ऑर्डर होता है वो 2 टाइम्स जितने भी अंदर आपके पास वर्टिसेस होते हैं वो 2 टाइम्स n के बराबर होता है। ठीक है, तो ज़्यादा जो फॉर्मेशन है जो यूज़ की जाती है बुक के अंदर वो D2n है, लेकिन कई राइटर्स जो हैं वो DN भी यूज़ करते हैं। तो डाइहेड्रल ग्रुप बेसिकली हमारे पास क्या हो गया कि आपके पास कोई भी रेगुलर, अब यहाँ रेगुलर का मतलब समझ आया कि मैंने यहाँ इक्विलेटरल क्यों ली थी, क्योंकि इक्विलेटरल एक रेगुलर शेप है। रेगुलर शेप कौन सी होती है, जिसकी जो साइड्स और एंगल्स हैं वो आपके पास एक जैसे होते हैं। अदरवाइज़ हम किसी भी तरह से ट्रायंगल बना सकते हैं, किसी भी तरह से रेक्टेंगल बना सकते हैं, किसी भी तरह से फॉर्मेशंस ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ रेगुलर्स के लिए है। जब हमारे पास रेगुलर फॉर्मेशंस होंगी, तो जब आप रेगुलर कोई भी एन गॉन लें, एन गॉन होता है एन साइडेड फिगर, तो जब आप रेगुलर एन साइडेड फिगर लें और उसकी जो भी सिमेट्रीज हैं, ठीक है, उसका आप सेट बना लें। ठीक है जी, और फिर वो क्या होगा, वो एक ग्रुप फॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड डायहेड्रल ग्रुप। ठीक है, अब ये ग्रुप हमारे पास रिलेटेड तो सिमेट्रीज के साथ है, लेकिन किस चीज़ की, किसी भी ज्योमेट्रिक रेगुलर शेप की जिसकी n साइड्स हैं।
और जैसे मिनिमम मैंने अभी ये 3 साइड्स के लिए आपको बताया कि 3 साइड से हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी जितनी भी सारी ये सिमेट्रीज हमारे पास आ रही हैं वो एक सेट बन रहा है, और वो सेट की जो फॉर्मेशन है उसको हम क्या कहेंगे, D3 या D6 कहेंगे। दोनों में से कोई भी नोटेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो डुमिट फुटे की बुक है उस डुमिट फुटे की बुक के अंदर 2n यूज़ किया गया है, कुछ और बुक्स के अंदर उसको dn भी यूज़ किया गया है। तो n नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल के बाद हम लोग जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो तो था एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल। अब जब हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जनरल स्ट्रक्चर से मेरी मुराद ये है कि जो dn है या d2n है उसका ऑर्डर क्या है। तो उसका ऑर्डर आपके पास 2n के बराबर होता है, यानी इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास वो कितने होते हैं, वो 2n होते हैं। ठीक है, और जनरली आप उन एलिमेंट्स को या उस सेट को किस तरीके कार से शो कर सकते हैं। तो हम जनरली जो d2n का हमारे पास फार्मूला है सेट की फॉर्म के अंदर, वो हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं r2 so on up till r⁻n-1। देन यहाँ पर सिमेट्रीज हमारे पास दो तरह की थी, एक रोटेशन के लिहाज से थी और एक जब मैंने उसको किसी एक्सिस के अबाउट बेंड करना शुरू किया था लेफ़्ट साइड के ऊपर या राइट साइड के ऊपर, तो एक उस लिहाज से मेरे पास थी। ठीक है, तो उसके लिए s यूज़ करते हैं। फिर अगली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि उसमें इन दोनों की प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, तो आप s लें और उसको इस सारे के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। तो आपके पास एलिमेंट्स कितने होंगे, एलिमेंट्स आपके पास होंगे एस आर स्क्वायर और सो ऑन चलते चले जाएं कहाँ तक, SRn-1 तक। ठीक है, ये हमारे पास इसकी सेट नोटेशन की फॉर्म के अंदर चीज़ आ जाएगी। अब इसमें कुछ रिलेशंस होते हैं जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पर कि Rn का ऑर्डर, Rn हमारे पास क्या है, R का ऑर्डर n होता है, यानी अगर आप R की पावर n लें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि R का ऑर्डर आपके पास क्या निकला है, n। तो यानी आप रोटेशंस को अगर एक दफ़ा करते हैं, 2 दफ़ा करते हैं, 3 दफ़ा करते हैं तो वो वापस वही चीज़ आ जाएगी। अब जैसे कि ये इस पेज के ऊपर आपको याद है कि अब मैं अगर दोबारा उसको उसके अकॉर्डिंगली लेने की कोशिश करूँगा तो वो आप नोट कर सकते हो कि एक बार फिर अगर मैं 1 और 2 2 1 को रिप्लेस करूँ तो आइडेंटिटी आ जाएगी। तो यहाँ से जो अगला रिज़ल्ट मेरे पास निकलता है, वो अगला रिज़ल्ट मेरे पास ये निकलता है कि जो मेरे पास S है उसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, उसका ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, तो S का ऑर्डर हमारे पास 2 होगा और R का ऑर्डर आपके पास क्या होगा, वो n होगा। ठीक है, यहाँ तक ये दोनों बातें हमारे सामने क्लियर हो गई। अब हमें ये पता है कि ये दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, यानी R अलग एलिमेंट्स को शो कर रहा है, S अलग एलिमेंट्स को। तो इसका मतलब कि हम S को कभी भी R की किसी पावर में नहीं लिख सकेंगे। जो याद रखने वाली बात कि जैसे कि आप ये कहो कि अगर मैं 2 बार रोटेट करवाऊँ तो एक इसके बराबर आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, उसकी वजह भी आप इसी ट्राइंगल के अंदर देख सकते हो कि हम जब रोटेट कर रहे हैं ना तो ये 3 डिफरेंट फंक्शंस बन रहे हैं जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, नोट कर रहे हो ना ये फंक्शंस। अब इसमें से हर बार अगर आप ये सिमेट्री की बात करोगे ना किसी लाइन के अबाउट, तो एक एलिमेंट फिक्स रहेगा। जब आप इसके अबाउट करोगे तो 2 फिक्स रहेगा, जब आप इसके अबाउट करोगे तो 1 फिक्स रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो उस लिहाज से आपके पास हमेशा एक फिक्स रहेगा, लेकिन R के अंदर हमेशा क्या हो रहा है, अगर आप देखो तो 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 3, ये हमेशा डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से हम ये कहेंगे कि R को आप कभी भी R की पावर को कभी भी S की फॉर्म में या S को कभी R की पावर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हमारे पास जो अगली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, फिर एक जनरल रिलेशन हमारे पास ये होल्ड करता कि अगर S और आप R की कोई पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो S और R की किसी और पावर के बराबर नहीं होगी। कब, अगर आपके पास I और J बराबर ना हो। अगर I और J बराबर हो जाएंगे फिर तो जाहिर बात है ये दोनों तरफ एक ही एलिमेंट लिखा हुआ। तो कहने का मतलब ये कि समटाइम परम्यूटेशंस में आपको पता है कि इस तरह होता है कि आप 2 3 करते हैं या 3 2 कर लेते हैं तो 6 ही आ जाता है। ठीक है, या 2⁻² कर देते हैं या इसी तरह 3 × 2⁻² कर देते हैं तो सेम आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स बन जाते हैं हमारे पास जो सेम नंबर्स दे देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 2 × 2 3 है। ठीक है, 8 हो गया। अब इसी तरह से ये 2 3 8 2 16, अब आप इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं, तो ये दोनों बराबर हैं।
लेकिन ये चीज़ें फॉर्मेशंस यहाँ हमारे पास नहीं आती। ये मैंने यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, लेकिन प्रोडक्ट बताने की बात कर रहा हूँ कि दो एलिमेंट्स डिफरेंट तरीके से लिखे भी जाएं तो भी प्रोडक्ट सेम आ सकती है, जबकि ये एलिमेंट भी वही है और ये एलिमेंट भी वही है, जबकि यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ अगर ये डिफरेंट होंगे तो ही प्रोडक्ट डिफरेंट आएगी, सेम होंगे तो प्रोडक्ट सेम आएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे पास यहाँ पर होल्ड कर रही होती हैं। इसके बाद अगली चीज़ जो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, एक दो और डिस्कशन के लिहाज से चीज़ें, वो क्या कि अगर मैं R मल्टीप्लाई बाय S करूँ, ये मुझे क्या चीज़ देगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बराबर होगा हमेशा S मल्टीप्लाई बाय R इनवर्स के। तो इसके अंदर ये रिलेशन होल्ड करता। ठीक है, अब आप इसको चेक कैसे कर सकते हो कि वही आप कोई अपनी डायग्राम ले लो, उस डायग्राम के अंदर आप R ले लो। R फॉर एग्जांपल, अब मैं इसको आपको चेक करवा देता हूँ यहाँ पर ही कि मैं ये वाला आपका R ले लेता हूँ, ये, और ये S है। ठीक है, अब पहले आप S और R को अगर कंपोज करें, कंपोजिशन लॉ याद है ना कि मैं पहले ये देखूंगा 2 1 पे जा रहा है, फिर यहाँ से देखूंगा 1 2 पे जा रहा है, तो मेरे पास फाइनली क्या होगा, 2 किस पे चला जाएगा, 2 पर चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ से देखूंगा 3 2 पर जा रहा है और 2 1 पर जा रहा है, तो 3 किस पे चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा। फिर यहाँ देखूंगा 1 3 पर जा रहा है, 3 3 पर जा रहा है। ठीक है, तो ये कंपोज हो के मेरे पास फाइनल कुछ आंसर दे रहे हैं। अब मैं अगली चीज़ क्या करूँगा, इन्वर्स। इन्वर्स आपको पता है ना क्या होता है आर का, कि ये इस डायरेक्शन के अंदर 1 2 2 3 3 1। ठीक है, रेसिप्रोकल डायरेक्शन के अंदर, यानी वो एलिमेंट जिसको आप आर के साथ कंपोज करें तो वो आइडेंटिटी बना दे। ऐसा एलिमेंट जो आर के साथ कंपोज होकर क्या करें, आइडेंटिटी बना दे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप आर और आर के साथ करते हैं तो देखें आर और ये R2 है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। याद है ना, क्यों, क्योंकि R3 आपके पास यहाँ पर 1 है। तो जब आपने R और R2 जो ये वाला था, इनको आपने कंपोज किया, R2 और R को कंपोज किया तो R3 बन गया, और ये आपके पास क्या आ गई, आइडेंटिटी आ गई। तो इसका मतलब कि R इन्वर्स आपका यहाँ पर R2 होगा। ठीक है, तो यहाँ हमेशा से हमारे पास क्या होगा, वो R2 जो आपके पास यहाँ का एलिमेंट है वो SR के बराबर आएगा। तो यहाँ से एक चीज़ आप ये देख सकते हैं कि ये कम्यूट नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन कम्यूटेटिव है। ठीक है जी, ये चीज़ हमारे सामने यहाँ पर ये इस चीज़ को हम क्लैरिफाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीक़ेकार से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है जो हम डिस्कस करें। इसके बाद अगली चीज़ हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, अगली चीज़ हमारे पास ये आ जाती है कि हम लोग अगर ये देखना चाहें कि R की कोई पावर S से मल्टीप्लाई हो तो वो किसके बराबर आती है। ठीक है, तो यही रूल सेम, ये रूल के ज़रिए से मैं ये रिज़ल्ट निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पता है S की पावर 1 से जब भी कोई ज़्यादा लेंगे वो आइडेंटिटी आ जाएगी, तो S ने तो हमेशा 1 ही रहना है। तो अब ये शिफ्ट कैसे होगा, ये शिफ्ट हमेशा इसी रूल की जनरलाइजेशन के तौर पर होगा कि यहाँ क्या आ जाएगा, SR की पावर -1। ठीक है, और ये हमारे पास जो I की वैल्यूज़ होंगी ये हमारी कहाँ से लेकर कहाँ तक एग्जिस्ट करेंगी, सारे n के लिए एग्जिस्ट करेंगी। तो बेसिकली जो डाइहेड्रल ग्रुप है हमारे पास वो क्या शो कर रहा है, वो सिमेट्रीज, उसके एलिमेंट्स, उसके जनरेटर्स, उसके रिलेशंस के वहाँ किस फॉर्मेशन में होंगे वो सारे शो कर रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि किसी ग्रुप को एक तो इस तरीके से लिखा जाता है जिस तरह से मैंने ये सेट की फॉर्म के अंदर लिखा आपके सामने है। दूसरा इस ग्रुप को लिखने का तरीक़ाकार क्या है, दूसरा इस ग्रुप को लिखने का तरीक़ाकार है कि हम इस D2N को ऐसे लिखते हैं, जनरेटेड बाय, यहाँ लिखा जाता है जनरेटर्स, यहाँ लिखा जाता है रिलेशंस। जिस तरह आप लोगों को याद है कि साइक्लिक ग्रुप था, तो साइक्लिक ग्रुप में आप यूँ लिखते थे जनरेटेड बाय A सच दैट A रेज़ टू पावर N इज इक्वल टू E। तो ये जनरेटर कहलाता है और ये रिलेशंस कहलाते हैं। यानी रिलेशंस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको कंपोज करने से आप आइडेंटिटी तक पहुँच सकते हैं या जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इस तरीके कार को सामने रखते हुए हम किसी ग्रुप को, वो वाला ग्रुप जो फाइनाइटली जनरेटेड हो या फाइनाइटली रिलेटेड हो, अब ये वर्ड यूज़ करने का मतलब ये है कि जनरेटर्स इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, रिलेशन इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और फाइनाइट भी हो सकते हैं। ठीक है,
तो उसको हम इस फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं जब हमारे सामने क्या होगा, कोई भी ग्रुप आ जाएगा। तो जब आप इसके जनरेटर्स और रिलेशंस की बात करेंगे तो अब इस फॉर्मेशन के अंदर हमें पता है कि बेसिकली अगर आप ये सारी एग्जांपल्स को देखो जो ऊपर हमने पढ़ी हैं, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा सेट, ये सारा तो आर से जनरेट हो रहा है, ऐसे ही है। और फिर इसमें एक एलिमेंट है एस का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब आप जनरेटर्स की बात करेंगे तो 2 एलिमेंट्स होंगे। अब बाकी सारे एलिमेंट्स कहाँ गए, वो आप नोट कर सकते हो कि बाकी के सारे एलिमेंट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे हमारे पास। वो क्या, ये हमने ऊपर पढ़ा है कि आप r की पावर n लो या s की पावर 2 लो तो वो 1 आ सकता है। फिर अगली चीज़, ये तो आपको पता है ना, ये ग्रुप के अंदर जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, ये सारे एलिमेंट्स उस क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से बन रहे होते हैं कि आपने s को सबसे मल्टीप्लाई करना है तो ग्रुप के लिए वो सारे उसी के अंदर कंटेन करने चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट भी इन 2 से जनरेट हो रहे हैं, इसलिए जनरेटर के अंदर सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स आएंगे, मज़ीद कोई एलिमेंट हमारे सामने नहीं आएगा। तो आखिरी कौन सा रिलेशन बचा, आखिरी रिलेशन हमारे पास ये फॉर्मेशन में बच गया कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है, क्योंकि कम्यूटेटिव होता तो वो लिखना पड़ना था, नहीं होता तो हमें वो बताना पड़ेगा कि ये हमारे पास बिल्कुल भी कम्यूटेटिव नहीं है। तो इसका मतलब कि अब हमारे पास डायहेड्रल ग्रुप जो भी है, या आप D2N ही हम चलें नोटेशन को लेकर चलेंगे फिक्स करके, ताकि कोई फर्दर कन्फ्यूजन की फॉर्म ना हो। तो हमारे पास वो चीज़ क्या कहलाती है, ये ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज कहलाता है, जिसको आप इस तरह के नोटेशन के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक ट्राइंगल की सिमेट्रीज का ग्रुप जो था वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि आप ट्राइंगल की जो सिमेट्रीज हैं उसको आप किस फॉर्मेशन के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास अगला जो थोड़ा सा आप लोग की प्रैक्टिस का काम है, जो साथ साथ आप लोग कोशिश किया करें कि वो कंसल्ट कर लिया करें और चेक करवाते रहा करें करेक्शंस के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोगों ने नेक्स्ट, मतलब आप लोगों ने मुझे जो आज की आपकी असाइनमेंट है और सॉल्व करने का जो काम है कि आपने N4 लेना है। तो आपके पास वो ग्रुप क्या बनेगा, वो D8 बनेगा। अब वो D8 बेसिकली कौन सा ग्रुप होगा, वो होगा ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ क्या, स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि स्क्वायर आपके पास पता है कि ये स्क्वायर एक 4 साइडेड फिगर होती है और एक रेगुलर 4 साइडेड पॉलीगॉन आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप उसी तरह से 1 2 3 और 4 ले लें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रोटेशंस लेनी है। ठीक है जी, अब आप रोटेशंस की मदद से समझ रहे हैं ना कि क्या करना है, कि पहले आप इसको इसकी जगह पर शिफ्ट कर दें एक बार, और सारे बाकी एक बार शिफ्ट हो जाएंगे। फिर फर्दर आप अगला काम क्या करेंगे, अगला काम आप फर्दर फिर ये करेंगे कि फिर आप क्या, फिर 2 आपका यहाँ पहुँचेगा, तो फिर आप 2 को फर्दर फिर आगे शिफ्ट कर दें, फिर आपका 2 यहाँ पहुँच जाएगा, फिर 2 को आप फर्दर आगे शिफ्ट कर दें। ठीक है, फिर जब 2 यहाँ पहुँचेगा तो लास्ट पोजीशन में आपके पास फिर क्या होगा, फिर वो दोबारा आइडेंटिटी आ जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 1 2 3, तो R आपके पास कितने आएंगे, R आपके पास आएंगे R स्क्वायर क्यूब और एक 1। इसी तरह से फिर एक S है। ठीक है, फिर S के बाद S और R हैं आपके पास। तो आपने वो एलिमेंट्स को कोशिश करना है, जिस तरह मैंने ये आज ड्रॉ करके सारे आप लोगों को यहाँ पर दिखाए हैं कि वो किस तरह की फॉर्मेशंस बनेंगी। आपने ये सारों को R जो N4 यानी स्क्वायर की जो सिमेट्रीज हैं वो सारों को आपने बनाने की कोशिश करना है। इसके अलावा अब एक और जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं कि आप सिमेट्रीज किन लाइन के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, कि जैसे आप ये वाले डायगनल्स हैं, डायगनल्स के ऊपर आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इस डायगनल के अकॉर्डिंग, एक बार इस डायगनल के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया, या फिर आप इस लाइन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग फ्लिप कर सकते हैं। तो ये जो फ्लिपिंग है ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने टोटली ये चेक करना है कि हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, वो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो उससे हमें जो डायहेड्रल ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डायहेड्रल ग्रुप, मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि ये एक स्पेसिफिक ग्रुप है जो ज्योमेट्री से ग्रुप थ्योरी के अंदर आया, और वो ज्योमेट्री से कैसे कि किसी भी रेगुलर एन गॉन जो हमारे पास होती है, वो एन गॉन की जो सिमेट्रीज हैं
उन सिमेट्रीज़ का जब हम अंडर कंपोजिशन एक ग्रुप बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो डायहेड्रल ग्रुप बनाता है। फिर हम लोगों ने ये उसका स्ट्रक्चर जो था उसको चेक किया, स्ट्रक्चर के बाद हमने उसके डिफरेंट एलिमेंट्स का ऑर्डर चेक किया, इन्वर्स चेक किए, ठीक है, और रिलेशंस चेक करके फिर उसको जनरेटर रिलेशंस की फॉर्म के अंदर लिखा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह ताला सिमेट्रिक ग्रुप, और सिमेट्रिक ग्रुप के साथ फिर हम देखेंगे कि डायहेड्रल ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप जो है उसका भी आपस में रिलेशनशिप होता है। थोड़ा बहुत रिलेशनशिप जो है वो तो आप लोग शायद कुछ फेमिलियर होंगे कि ये जो आपके पास बन रहे हैं बाइजेक्टिव मैपिंग्स बन रही हैं, ये बाइजेक्टिव मैपिंग्स अगर कोई भी जनरल हम ले लें डायग्राम के बगैर तो फिर वो हम सिमेट्रिक ग्रुप की तरफ चले जाते हैं। तो इस लिहाज से ये दोनों ग्रुप्स आपस में रिलेटेड होते हैं कि होते तो ये दोनों सिमेट्रीज़ के लिहाज से हैं, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं और वो बगैर ज्योमेट्री के आपके पास नंबर्स हैं, तो आप उसकी सारी परमुटेशन जितनी बना सकते होते हो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको लेते हैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना।